तो कोई किसी तरह से हम लोगों ने आज ये नहीं रखा था कि इसको एक रिवायती अंदाज में एक हम ये करना चाहते थे। इधर आ जाइए खुर्शीद साहब। 1931 में उनकी पैदाइश हुई और इंटरमीडिएट जब वो कर रहे थे तो इंटरमीडिएट के जमाने में, आइए इधर आ जाइए सर, इंटरमीडिएट के ज़माने में ही अंजुमन का दफ्तर, यानी 1948 के बाद अंजुमन तरक्की उर्दू का दफ्तर अलीगढ़ में जब कायम हुआ, तो उस दफ्तर में 3 साल के बाद आले मसरूर साहब की वजह से वो बहुत एक्टिव हो चुका था और लखनऊ से लोग अंजुमन में आने लगे थे। यहाँ से भी लोग उसमें शामिल हुए और उसी में फिर एम हबीब साहब भी हमारे एक हैसियत उनकी एज ए निगरां की या देख रेख की होगी। एम हबीब साहब ने अंजुमन में रहते हुए बीए किया, बीलिप किया, एमए हिस्ट्री में किया, एमए उर्दू में किया, यानी अपनी तमाम तरक्कियां भी यहाँ करते रहे और अंजुमन से भी जोड़ते रहे। उनकी तमाम चीज़ों को जो हम उर्दू में देख रहे थे तो हमें मालूम हुआ कि अंजुमन का ये दफ्तर 48 के बाद, और ख़ास तौर से आले मसरूर साहब जब लखनऊ से आ गए थे उसके बाद बेहद फाल हो गया और वो उसमें खुद हमारे ये वारिस किरमानी साहब, शमीम हनफी साहब, शहरयार साहब, सैयद अमीन अशरफ साहब, ये सब लोग वहां बैठते थे और कुछ लोग तो 4 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल के लिए जिन लोगों ने लिखा है कि हमारी माली मदद भी हो जाती थी। तो अंजुमन की बड़ी खिदमत है उसमें। और ये बात शहरयार साहब ने लिखा है, ये बात वारिस किरमानी ने भी लिखी, सैयद अमीन अशरफ ने भी लिखी, जो इन सब ने उसमें रहे। ये जी जान से लगे रहे अपने उसके ऊपर, उसकी लाइब्रेरी को मेंटेन करना खामोशी से और कुछ ना कुछ अदब के ताल्लुक से करना। 1974 में वो अंजुमन का दफ्तर दिल्ली चला गया और दिल्ली में, और यहाँ पर काजी अब्दुल गफ्फार साहब का इंतकाल भी हो चुका था, वही उसके सरपरस्त, वही उसके निगरां थे और शमशाद मार्केट में आफ्ताब मंजिल में रहा करते थे। काजी अब्दुल गफ्फार खुद बहुत बड़े अदीब और उनके खतूत हैं। जब दफ्तर ये दिल्ली चला गया तो एम हबीब साहब दिल्ली गए और दिल्ली में भी वो बहुत खिदमत वहां करते रहे। जो लोग वहां पे थे, रिटायरमेंट के बाद आखिरी जमाने में फिर, और दिल्ली में भी रह के जो भी छुट्टी होती थी या जो भी मौका मिलता था अलीगढ़ आते थे। अलीगढ़ में अंजुमन के लिहाज से तमाम काम देखते थे, शोबे में देखते थे। मौलाना आजाद लाइब्रेरी में आप खास तौर से जियाउद्दीन अंसारी साहब के पास रखते थे और काम देखते थे, और जामिया उर्दू के वो मेंबर थे और जामिया उर्दू में वो रहते हुए तमाम कामों को देखते रहते थे। तो हमारे जहन में आया क्यों ना ऐसे शख्स को जिसने अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर दी और आखिर में कैंसर में मुब्तला हुए और उनका इंतकाल हुआ। अदब में हम देखें तो उन्होंने क्लासिकी अदब के ऊपर बहुत काम किया। क्लासिकी अदब में वो बच्चे, इनके हमने उनसे कहा था कि सारी किताबें ले आइएगा, वो कम से कम दिखलाना चाहते थे। अच्छा क्लासिकी अदब में है जो उनका काम है, वो जैसे किताबें हमें दीजिएगा। यस, खोल दीजिए, खोलो जल्दी से। उस क्लासिकी अदब में उन्होंने लिया कि शायरी में भी और प्रोज में भी, यह भी काम बहुत मुश्किल होता है एडिट करना। तदवीन का, तरतीब का, तंजीम का काम बहुत आसान नहीं है कि अगर वो इंशा को कर रहे हैं, वो गालिब को कर रहे हैं, वो मीर को कर रहे हैं, वो फिर इसी तरह से प्रोज में वो दास्तानों को कर रहे हैं, कि उनकी किताबें ये इसके ऊपर आ भी जाएंगी कि किस तरह से एम हबीब खान ने एडिट किया और हमारा क्या फर्ज बनता है, क्यों हम ना इनके ऊपर गोशा निकालें, क्यों ना हम इनके लिए शुमारा है। ये है वली से आतिश तक, क्लासिकी शोरा में जिल्द अव्वल, इसकी 3 जिल्दें हैं जो इन्होंने निकाले हैं। और ये यानी पहला ही काम उन्होंने किया था 58 में, और 58 में भी उन्होंने अफसानों पर किया, अपने अहद के अफसानों को एडिट किया जो 1960 में पब्लिश हुए।
जो उस दौर के अफसाने थे, और नाम ही रखा हमारे दौर के अफसाने। फिर उसके बाद शायरी के ऊपर आए, प्रोज में भी उनका काम है ये वली से आतिश तक। ऐसे ही अब हम तरतीब से नहीं, फिर क्लासिकी शोहरा में हसरत से फराक तक, गालिब से इकबाल तक, मीर तकी मीर पर अफकार मीर, दीवान अर्श यानी उनके बेटे मीर तकी मीर के बेटे के ऊपर उनका काम। फिर अब प्रोज में आप देखिए उनके ऊपर बहुत से काम है, जैसे दास्तानों की इसमें किताब नहीं है, दास्तानों में किताब। फिर उन्होंने ज्ञानचंद जैन के साथ मिलकर काम किया उर्दू मसनवी पे। फिर उन्होंने एडिट किए तमाम मालिक राम के खतूत। फिर उनका ये काम है जमीलुद्दीन फन और शख्सियत एम हबीब खां, उन पर मज़ामीन और वगैरह भी हैं। तो हम चाहते थे कि हमारे रिसाले की शान बढ़ जाएगी कि उसमें अगर इस महफिल में मौजूद गुफ्तगू पर जहन में जो आए 2 मिनट की 4 मिनट की हम उसे रिकॉर्ड करवा लेंगे। और ख़ास तौर से फिर हमारे पास बहुत बड़ा दानिशवर यानी अख्तरुल वासे साहब मौजूद है। यानी हम हमारे बेहद सीनियर ज़माना हम तारिक साहब वगैरह होंगे जब यानी धूम मची रहती थी कि जो प्रेसिडेंट होते थे, जो वाइस प्रेसिडेंट होते थे, जो सेक्रेटरी होते थे, उनकी तकरीर के सामने किसी भी मिनिस्टर की उस ऐड के मिनिस्टर की तकरीर कोई अहमियत नहीं रखती थी, बल्कि ये तो बहुत बड़े लोग जिनका हम जिक्र कर रहे हैं हबीब साहब वगैरह के, बल्कि हमारे एक सीनियर साथी थे, वो सिर्फ तकरीर करने के लिए पर्शियन में थे और वो जाते थे, उन्हें इलेक्शन के ज़माने में बुलाया जाता था। बहुत जल्द उनका इंतकाल हो गया। और हाँ, मोहिद्दीन अजहर साहब, तो ये लोग, और ये तो बहुत बड़े लोग। तो आज अगर हमारे साथ प्रोफेसर आप सब मौजूद हैं और उसमें कहीं पर भी ये जिक्र आ गया एम हबीब साहब का, तो छोटी छोटी सी गुफ्तगू, हमारी ये रिकॉर्डिंग हो रही है, उस रिकॉर्डिंग को हम महफूज करा लेते हैं और उस रिकॉर्डिंग को फिर हम कंपोज करा लेते हैं और उस कंपोज की हुई चीज को फिर हम राइटर को खुद भेज देते हैं कि आप उसे देख ले, उसमें जो इजाफे कर सकते हो। क्योंकि ऐसे लिखना बहुत दिनों से इनके बेटे तकरीबन 3-4 साल से कोशिश कर रहे थे कि कुछ मज़ामीन इकट्ठा हो जाए, जो बहुत मुश्किल है, जो हम जानते हैं कि मज़ामीन लिखवा लेना आसान नहीं है। तो आज की इस महफिल में जहाँ तमाम गुफ्तगू, जहाँ जमशेद कमर साहब से हम सुनेंगे, कुछ और आप लोगों से भी सुनेंगे, लेकिन उसमें एक मेन, और डॉक्टर साहब बैठे हुए कलाम हम आपका सुनेंगे, लेकिन इसमें हम ये ज़रूर चाहते थे कि अगर इसमें क्लासिकी अदब के ताल्लुक से और कोई भी चीज़ अगर हो सके तो बहुत अच्छा है। अब सबसे पहले मैं उनके हबीब साहब के बेटे से ही कहूँगा कि अपने वालिद के ताल्लुक से अगर आप 2-4 मिनट बोलना चाहें तो आप माइक पे तशरीफ लाएं। आइए। अस्सलाम वालेकुम, मैं एम खुर्शीद खां। पहला इत्तेफाक है कि मैं अपने वालिद साहब पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ कि वालिद साहब को अलीगढ़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, वो छोड़ना नहीं चाहते थे अलीगढ़ को, लेकिन साथ में उर्दू से भी बहुत मोहब्बत थी कि अंजुमन का खिदमत करें। दिल्ली जब ऑफिस चला जाता है तो दिल्ली से मोहब्बत हो जाती है और वहाँ रहते हैं दिल्ली में। उसके बाद हफ्ते में छुट्टी रहती तो इतवार के दिन अलीगढ़ आते थे और उसमें भी मुलाकात करने के लिए डॉक्टर जाउद्दीन अंसारी साहब के पास आते थे, मुख्तारुद्दीन अहमद आर्मी साहब के पास आते थे और प्रोफेसर जिल्लुर रहमान साहब के पास भी आते थे। इन तमाम अदबी शख्सियात से मुलाकात उनकी होती रहती थी। अगर कुछ काम रह जाता था तो एक दिन के लिए वो मुझे भी काम दे जाते थे कि ये मुख्तारुद्दीन आदू साहब को देना है नाजमा मंजिल जाकर, और मसूद हुसैन साहब के यहाँ देना है, वो भी मैं देता था ज़्यादा। तो अलीगढ़ से जो उनका ताल्लुक़ था वो यानी कि बहुत
देरीना ताल्लुक था। सैयद इब्राहिम साहब का बहुत बड़ा एहसान है हबीब साहब पर, और मैं भी शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब हजरात का। एक बात मुझे और याद आ रही है, आज जब मैंने कुछ वालिद साहब की चीज़ें तलाश की तो उसमें एक तहरीर मिली 15 फरवरी 1998 की, यानी मरने से 14 दिन पहले। अरे वाह, उसमें मेरी वालदा के लिए उन्होंने कुछ लिखा है, वो मेरे लिए बड़ा कीमती है और शायद है कि रिसाले के लिए भी बहुत ही अहमियत का हामिल वेरी गुड, बहुत दीजिएगा। है। और एक बात और, कि जितनी दिल्ली से अंजुमन से मोहब्बत थी ने अलीगढ़ की आवाम से ज़्यादा मोहब्बत। इंदिरा गांधी की जब पहली बरसी हुई 1985 में गालिबन, तो राष्ट्रपति भवन में उन्होंने सबसे पहला मुशायरा इंदिरा गांधी की याद में करवाया, और उसमें से अलीगढ़ के नौजवानों को सबसे ज़्यादा दावत दी और गए, उसमें शामिल हुए, मैं भी उसमें शामिल था, और साथ में इंदिरा गांधी के पीए यशपाल कपूर भी थे। अशोक हाल में वो हुआ, मुशायरा मुनक़िद हुआ था, और उसमें ज़्यादातर ऑडियंस जो थी वो अलीगढ़ से, जिसमें हमारे उबैद जमाल शमसी भी गए हुए थे, उन्होंने भी एक गज़ल पढ़ी थी। तो बातें बहुत सी हैं, ये मुझे याद आ गई थी तो मैंने कहा आपको जरूर शेयर कर दूंगी। अच्छा, डॉक्टर साहब तो अक्सर क्या है वालिद साहब का जिक्र करते रहते हैं, जहाँ भी जाते हैं मैं इनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और हमारे जो सर साहब बैठे हुए बहुत ज़्यादा। हबीब साहब के बेटे, ये इनके बेटे, ये सारे सिलसिले जैसे हमारे घर में सब लगे हुए हैं। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि सगीर साहब ने अभी ये अपने ख्याल का इजहार किया कि वो हबीब साहब पर एक नंबर निकालना चाहते हैं, गोशा निकालना चाहते हैं। तो अच्छा है, इसलिए कि जो लोग मौक़िफ़ होते हैं या इस तरह से अदब की खिदमत में लगे होते हैं, अक्सर उनको नज़रअंदाज ही कर दिया जाता है, और बहुत मेहनत के बाद चूंकि बहुत कम चीज़ निकल के आती है, इसलिए वो बहुत अवाम में या अदबी हल्के में उतने ज़्यादा मशहूर नहीं हो पाते। अब चूंकि मैंने खुद देखा है हबीब साहब को, मैं दिल्ली भी कुछ दिन रहा तो वहाँ भी जाता था निमाक, तो जिस तरह से निमाक के साथ वो काम करते थे, अगर उसी निमाक के साथ आज की जनरेशन या उसके बाद के लोग काम करें तो यकीनन उर्दू में बहुत अच्छा काम हो सकता है। तहकीक एक ऐसी चीज़ है कि बहुत देर में बहुत कम चीज़ निकलती है, लेकिन अगर वो ऑथेंटिक है तो फिर वो हमेशा के लिए वो अमर हो जाती है चीज़। तो बहुत से मौक़िफ़ हमारे यहाँ अलीगढ़ में थे, और उनकी काफ़ी मदद, अब वो मदद इल्मी तौर पर ना हो तो दूसरी किसी तरह से हो, वो हबीब साहब बहुत खुशूसलूबी से करते थे, बहुत शौक से करते थे। जैसा कि अभी खुर्शीद साहब ने फरमाया कि वो यहाँ से मैटर भी ले जाते थे, वहाँ जाके पढ़ते थे, फिर वहाँ किताबत भी अगर हो रही है तो उसकी प्रूफ रीडिंग करते थे, फिर वापस आकर लोगों के घरों पर सब पहुँचाते थे। तो ये एक ऐसा काम था जो बेलौस था, यानी इससे उनको कुछ अपना ना नाम होना था, ना और कोई किसी तरह का फायदा था, लेकिन वो बेलौस मोहब्बत करने वाले और बेलौस काम करने वाले जिनकी तादाद बहुत कम होती है, उनमें से बहुत अहम नाम हबीब साहब का था, और उन पर काम होना चाहिए। उनकी अपनी इतनी किताबें हैं, उनके अपने किए हुए तरतीब किए हुए कुछ रिसाले और कुछ और चीज़ें हैं, तो उनको सब लोगों की आंखों से ओझल है, अभी वो उन तक नहीं पहुंच पाई हैं। जो नए हमारे अदीब हैं या मौक़िफ़ हैं या स्कॉलर जो भी हैं, उनके पास तक वो चीज़ें नहीं पहुंच पाई हैं। उनका काम बहुत खुशूसलूबी से चूँकि सगीर साहब अपने गोशे निकालते हैं, तो इस पर हमें संजीदगी से काम करना है, और उनकी शख्सियत के बारे में खास तौर से इस तरह से कि बगैर किसी मफाद के उन्होंने लोगों की मदद की, खुद अपना काम किया, और हमेशा अलीगढ़ आना जाना जो रहा, तो उसका सिर्फ सफ़र नहीं था वो, उसमें बहुत ज़्यादा उनके कुछ तो एक तरह का मिशन था वो, जो कि यहाँ के लोगों की चीज़ें वहाँ, वहाँ के यहाँ, और छपने का उस तरह से इंतज़ाम अलीगढ़ में नहीं था, तो पूरा दिल्ली का काम उन्होंने कई अदीबों का संभाल लिया था, कई स्कॉलर्स का काम संभाल लिया था। उनके वसीले से बहुत कुछ काम आगे बढ़ता रहता है। इसके लिए वो ज़ाहिर है कि हम सब लोग इज्तिमाई तौर पर शुक्रिया आपका मौजूदगी में ही अदा करते हैं, और दुआ करते हैं कि सगीर साहब का मिशन
बहुत अच्छी तरह कामयाब हो और एक अच्छा रिसाला निकल के आए गोशा में। मुझे मालूम है कि मैंने भी बहुत जो लोग लिख सकते थे तहकीक के और तदवीन के ताल्लुक से उसको ऊपर गौर किया और 7-8 मजमून आ भी चुके हैं हमारे पास मौजूद भी है। आज की तो ये महफिल अचानक की महफिल है और उसके ऊपर भी क्रेडिट हमारे प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब की वजह से, वरना ये हम आज ये इसका ऐलान करते हुए मेरा ख्याल है हम चाहे हमने कोशिश नहीं करते 7-8 मजमून मैंने इकट्ठा कर लिए जो कंपोज भी हो चुके, तभी वो तैयार होता है और उतने पे हम निकाल भी देंगे। इनके बेटे मेरा ख्याल बरसों से काम कर रहे हैं दिल्ली में अंजुमन में, जो लोग उनके साथ रहे हैं उनसे वो काम कराते हैं। दरअसल ये उन्हीं की बात है और हमारे मजमून उन्हीं के उसमें शामिल हो रहे हैं कि खाली कंजुम साहब का साथ रहा है तो क्या है, अब उनके साथ जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, या जो लोग तहकीक और तदवीन से जुड़े हुए हैं या जिनके पास बरसों से ये किताब सितम ये है कि जहाँ जो लोग तहकीक के काम मैंने खुद अपने दोस्तों में जो लोग जो सिर्फ तहकीक और तनकीद के उनसे बरसों से कहा, और ये किताबें तो 60 से छप रही हैं 1960, और इनके ऊपर अगर जो लोग दे सकते थे वो आज मैंने सिर्फ इसलिए इसका जिक्र किया, ये वो ऐलान नहीं कि हम इस तरह से कह के और अपने रिसाले को, क्योंकि रिसाले के पास हमारे पास अंबार है मज़ामीन गैर मतबूआ, मैं ऐलान करता हूँ कि सिर्फ गैर मतबूआ करता हूँ। अगर मैं अपने जेब खास से इतना सब कुछ खर्च करता हूँ तो उसके लिए मैं शर्त भी लगा देता हूँ। ये भी है हमारे दोस्त रांची से, मेरे एक दोस्त रांची से, उन्होंने मजमून भेजा, उन्होंने मुझे भी मजमून भेज दिया और अलीगढ़ के दूसरे रिसाले को भी। मैंने कहा मजमून तो कतई आपका नहीं छापूंगा मंजर साहब, लेकिन मेरे ताल्लुकात भी बाप से खत्म हो गए, क्योंकि आपको ये वजाहत कर देनी चाहिए कि अलीगढ़ के ही 2 रिसालों में गैर मतबूआ कह के आप मजमून भेज रहे हैं, तो उसके लिए, और मैं खुद 50 साल से छप रहा हूँ और छपना मैं जानता हूँ और कैसे काम होता है, तो उसके लिए ये महफिल सिर्फ हमने ये आपकी बदौलत ये की थी, इनके बच्चों को बता दिया था कि हमारे लिए ये एक मजमून या आज की जो गुफ्तगू उसको हम अपने एडिटोरियल में या कहीं कर लें, वरना गोशे के हमारे सारे आर्टिकल मौजूद हैं। इनसे हमने डेडलाइन भी दे दी थी कि 31 के बाद कोई भी मजमून मैं नहीं दूंगा। इनसे फरीदी साहब और लोगों ने जो तहकीक के लोग हैं उन्हें वादा कर दिया। तो महफिल जहाँ के ऊपर जैसे हम ये है 8 तारीख को अभी अगले हफ्ते हम उसमें चंद लोगों को हम बुला रहे, सिलेक्टेड लोगों को, अलीम भाई को हमने और तारिक साहब को जैसे अभी हमने वो खत भेजा कि अब्दुल रहीम किदवाई साहब की किताब रिलीज होगी। तो किताब रिलीज होने से पहले मैंने अब्दुल रहीम किदवाई साहब से कहा या तो रिलीज हम करके यहाँ गुफ्तगू कर लेते, जन्नत बात कर लेते हैं, और दूसरी सूरत यह है कि आप पहले हमें बताइए कि कौन लोग उस पर गुफ्तगू करें। तो उन्होंने बताया कि ये एक तो जो जिसने एडिट किया है वो गुफ्तगू करेगा, और इसके अलावा जो 3 नाम उन्होंने दिए मैंने कहा ठीक है। तो इनके वालिद मोहतरम पर क्योंकि जब मैं पढ़ता रहा हूँ दास्तान पर, जब मैं पढ़ता रहा हूँ तो मुझे सोचना पड़ता है कि दास्तान के ऊपर लोगों ने पीएचडी की डिग्रियां हासिल कर ली और नाम भी है, रेफरेंस भी दे रहे हैं, तो अब उनका बेटा अगर उनसे बरसों से खुशामद कर रहा है तो क्यों नहीं वो एक मजमून लिख सकते। हमें अपनी महफिल में नहीं, हम उन लोगों की तरफ थे, और इसी से ये बार बार आते हैं कि अब वो कह रहे हैं कि हम लिख के दे देंगे, तो हमने कहा फिर हम अगला शुमारा लिख देंगे कि फिर अगला फिर अगला फिर अगला। हमारे भी कुछ तरीके होंगे, हम कंपोज कराएंगे, सेटिंग कराएंगे, उसके बाद प्रेस को देंगे, प्रेस जब आ जाएगा फिर हम उसको फिर रजिस्टर डाक से लोगों तक भिजवा। तो इसमें ऐसा कोई नहीं कि आप सबको बोलना है, बल्कि हम तो अब ये रखेंगे ये अख्तरुल वासे साहब का सिर्फ जहन बन जाए, आखिर में वो गुफ्तगू होगी। अब तो हम डॉक्टर साहब से दरखास्त करते हैं कि कुछ कलाम सुना जाए और इस महफिल को हम उसी लिहाज से ले लेंगे।
कहेंगे आप? चलिए देखे जोश आ गया सब, प्लीज फिर जरा से आइए। नहायत इज्जत और एहतराम के साथ प्रोफेसर महबूब आसिफ साहब, मेरे इल्मी मुआसिर, हमारे दोस्त तारिक शेखानी साहब, अहबाब, यकीनन ये दोस्त अहबाब यहाँ मौजूद हैं। गुफ्तगू हो रही थी तो बार बार मैं बेचैनी महसूस कर रहा था, दो वजह से। एक तो जो जमाना मेरी तालिब इल्मी का जमाना था वो 70 और 75 के बीच ग्रेजुएशन और ऑनर्स में करने का जमाना था। मुझे मेरे हाफजे में जो बात याद आती है कि एक तालिब इल्म की हैसियत से उस जमाने में किताबें ही जिन शायरों और अदीबों को पढ़ते थे, कहीं एक जगह बहुत ही अच्छे ढंग से और सलीके के ढंग से वो किताबें मुयस्सर नहीं थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि उस जमाने में मीर से वली और उसके बाद के शुअरा के बारे में जो मुख्तसर ही सही लेकिन किताबें जो आई बहुत जामे किताबें थी, और हम लोगों को हाफजे में है कि बहुत से हिस्से को पढ़कर याद करके हम लोगों ने अपने इम्तहान के तहरीरात में उसको दर्ज भी किया। उस एतबार से उस जमाने में, अगर यकीनन उस जमाने में तो इबादत बरेलवी भी थे, शुजात संदेलवी भी थे, जो ज़ख़ीम किताबों के लिखने का उन्होंने सेवा इख्तियार कर रखा था। लेकिन उनमें एम हबीब खां की जो किताबें थी, उर्दू शायरी के मुख्तलिफ अहम शायरों को आप कहीं एक जगह इख्तिसार ही में सही जो चीज़ें आप जानना चाहते हैं वो आपको मुहैया थी। तो इस एतबार से एम हबीब खान साहब का जो कंट्रीब्यूशन है मेरी निगाह में कि वो तलबा जो 70 के बाद जो है हमारे सामने आए, उनकी ज़हनी आबियारी, उनकी तरबियत और उनके लिए मवाद फराहम करने का उनका बहुत बड़ा कारनामा है। और शायद अगर हम लोग हाफजे में रखें तो यही वही ज़माना है कि उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि अपना एक बड़ा हिस्सा अजमल तरक्की उर्दू के खिदमात के सिलसिले में या उसका एक हिस्सा बन के वो अंजाम देते रहे। मैं एक लफ्ज़ गुस्तार कर लूँ, मेरा ख्याल है कि यहाँ अलीगढ़ के लोग मौजूद हैं, तो रशीद हसन खान साहब ने जो है, रशीद अहमद सिद्दीकी साहब ने जो है एक जुमला कहा था। उस जुमले के साथ एक मिसाल मेरे ज़हन में आता है कि जो अब्र यहाँ से उठेगा वो सारे जहाँ पे दिखेगा। तो अलीगढ़ के पापी का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया कि अलीगढ़ जिससे वो जिन लोगों का की वाबस्तगी हुई उसका हिस्सा हुए हैं और उन्होंने दुनिया में कमाल पैदा किया, तो यकीनन उर्दू अदब की तो दुनिया को आगे बढ़ाने में यहाँ के शुअरा, यहाँ के अदीब, ये तमाम लोग तकरीबन जो है अलीगढ़ से मोहब्बत के सबब से अलीगढ़ के पापी हैं, उससे इस तरह का रिश्ता रखते हैं। एम हबीब खां के बारे में जितनी मेरी मालूमात है कि जब तक वो अजमल तरक्की उर्दू से मुताल्लिक थे और हम हमारी ज़बान के ज़रिए से या अजमल तरक्की उर्दू की सरगर्मियों के ज़रिए से एक खामोश अदीब के तौर पर एम हबीब खां को हमेशा इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। मेरी इतनी ही वाजिबी उनसे वाक़ियत थी। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। ये हमारे दोस्त सदीर फाइज साहब की मेहरबानी है, इज्जत अफजाई है, तो मुझे उन्होंने ये मौका दिया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो महफिल तो सिर्फ इसलिए सजाई गई थी कि हम लोग अख्तरुल वासे साहब को सुन रहे हैं और अख्तरुल वासे साहब के जरिए हम अलीगढ़ को पहचान सकेंगे। अलीगढ़ के पहचानने में ही ये बात जहन में आ गई थी कि हम सिर्फ जहन बना लें उनका और वो एक हमारे लिए बहुत अच्छी चीज हो जाएगी। तो हम पहले कलाम सुन ले या पहले हम लोग काम आपके गजल की तनशीर हाजिर कर रहा हूँ। गजल में इरफान जमाली मेरा नाम है। बस एक बात पर कारवां छोड़ आए, बस एक बात पर कारवां छोड़ आए कि हम महफिले दोस्तां छोड़ आए, कि हम महफिले दोस्तां छोड़ आए। वो पुरपेच राहों से अनजान रहबर, वो पुरपेच राहों से अनजान रहबर, भटकता हुआ कारवां छोड़ आए, भटकता हुआ कारवां छोड़ आए। और देखिए शेर के असर खोने पाने का होता नहीं अब, असर खोने पाने का होता नहीं अब, बहुत पीछे सूदो ज़िया छोड़ आए, बहुत पीछे सूदो ज़िया छोड़ आए, बहुत पीछे सूदो ज़िया छोड़ आए।
देखिए शेर की गुनाहों से मुंह फेर कर मुतमईन है, गुनाहों से मुंह फेर कर मुतमईन है, कभी का वो कारे ज़िया छोड़ आए, कभी का वो कारे ज़िया छोड़ आए। देखिए शेर बड़ा शेर की वो शोखी तबस्सुम तकल्लुम अदाएं, वो शोखी तबस्सुम तकल्लुम अदाएं, बताओ वो सब तुम कहाँ छोड़ आए। और देखें शेर इस तरह से है कि कहाँ आ गए गांव से हम निकल कर, कहाँ आ गए गांव से हम निकल कर, वो जन्नत से अपना मकान छोड़ आए, वो जन्नत सा अपना मकान छोड़ आए। और देखें शेर के परिंदों ने नहीं ज़मीं पर उतर कर परिंदों ने जाना, ज़मीं पर उतर कर परिंदों ने जाना कि नादान थे आसमां छोड़ आए, ज़मीं पर उतर कर परिंदों ने जाना नादान थे आसमां छोड़ आए। और मैं पाकिस्तान गया था सन 81 में, तो जो मैंने वहाँ माहौल देखा तो एक शेर हुआ कुछ लोगों के लिए कि तुम्हें शौक़े हिजरत कहाँ लेके आया, तुम्हें शौक़े हिजरत कहाँ लेके आया, वो जन्नत सा हिंदुस्तान छोड़ आया, तुम्हें शौक़े हिजरत कहाँ लेके आया, वो जन्नत सा हिंदुस्तान छोड़ आए, वो जन्नत सा हिंदुस्तान छोड़ आए। और मख्ताजी कर रहा हूँ कि खनकदार लहजा था इरफान जिसका, खनकदार लहजा था इरफान जिसका, कहाँ हम वो मीठी ज़बान छोड़ आए, कहाँ हम वो मीठी ज़बान छोड़ आए। उस्ताद मोहतरम का हुक्म है, इसलिए 5 शेर आपके समाप्त के हवाले। बल्कि मैं चाहता था कि हमारे प्रोफेसर अब्दुल वदूद साहब तशरीफ लाए दरभंगा से, सदर शोबे उर्दू है, तो वो भी कुछ 2 मिनट की गुफ्तगू करें। डॉक्टर साहब जो भी 2 मिनट की गुफ्तगू आप कर लीजिएगा। बहरहाल मैं 5 शेर बस आपकी समाप्त के हवाले। और फिर ज़हमत तमाम के एक मतला है कि हरा भरा था खिजाओं से कब डरा था दरख्त, हरा भरा था खिजाओं से कब डरा था दरख्त, लिबास पहने बहारों का हंस रहा था दरख्त, लिबास पहने बहारों का हंस रहा था दरख्त, बस एक निशान सा बाकी था कच्चे आंगन में, बस एक निशान सा बाकी था कच्चे आंगन में, परिंदा लौट के आया तो मर चुका, बस एक निशान सा बाकी था कच्चे आंगन में, परिंदा लौट के आया तो मर चुका था दरख्त, मैं उसके सामने घंटों गुजारता था कभी, मैं उसके सामने घंटों गुजारता था कभी, मेरी निगाह में मेरा ही आईना था दरख्त, मेरी निगाह में मेरा ही आईना था दरख्त, समर की तुमको हवस है कि जख्म देने की, समर की तुमको हवस है कि जख्म देने की, हर एक संग से अक्सर ये पूछता था दरख्त, हर एक संग से अक्सर ये पूछता था दरख्त। आखिरी शेर सिलसिले का, न कोई जर्ब न आरी न तेज आंधी थी, न कोई जर्ब न आरी न तेज आंधी थी, बड़े सुकून से आंगन का गिर गया, बड़े सुकून से, न कोई जर्ब न आरी न तेज आंधी थी, बड़े सुकून से आंगन का गिर गया। बहुत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रौनक़ खाना जनाब प्रोफेसर सगीर अफराहीम साहब, और आज की इस महफिल के रौनक़ मजलिस प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब, दीगर मुअक्कर मेहमानान कराम, मैं खुद अजनबी हूँ आपके इस शहर में। कल डिपार्टमेंट ऑफ सुन्नी थियोलॉजी में 2 रोज़ा सेमिनार चल रहा था। दरभंगा बिहार से मेरा ताल्लुक़ है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुंवर सिंह कॉलेज में इन अकाबिर के सामने कहते हुए जसारत नहीं होती है कि सदर शोबा उर्दू हूँ, उर्दू का छोटा सा मुअल्लिम हूँ, और
बिला मुबालगा आप दोनों इधर प्रोफेसर आइए। सगीर अफराहीम साहब जैसे हमें और चेहरा प्रोफेसर दिखाई देता अख्तर है, वासी तो उधर साहब, बैठे अलीम भाई के पास इन अकेले बैठा बुजुर्गों दिया का उनसे। नाम अदबी हवाले से सुन सुन कर अदबी शऊर आगही साक्षात कर आप कुछ ये गुफ्तगू सच्चाई करेंगे है। किसी तरह का हम ये कोई इस सुनाएंगे? दौरे कहतुर रिजाल में अदबी नहीं, रसाला निकालना कोई ही वैसी अदबी कोई बड़ी ही जवामर्दी का काम है। मगजमारी ये अलग, तो चाय के दौरान आएगी। जेब से अच्छी खासी रकम अलग जाती है। काबिल मुबारकबाद हैं प्रोफेसर साहब कि अपनी हम सफ़र की याद में सीमा मुजल्ला निकाल कर इतनी खूबसूरत आपने खराज तहसीन बहैसियत शौहर नामदार पेश करने की कोशिश की है कि आपके जाने के बाद आपका ये कारनामा हरफे ज़र्री से लिखा जाएगा। बहुत बहुत मुबारकबाद आपके इस नेक जज्बे को सलाम। अल्लाह पाक सीमा बहना को जन्नतुल फिरदौस में आला से आमीन। सोने पर सुहागा ये कि आजकल जो अदबी रसायल व जराइद के मालिकान ने अदबी खरीद व फरोख्त की मंडी कायम कर दी है कि मुझे 30,000 50,000 रुपये दो, तुम पर, तुम्हारे बाप पर, तुम्हारे दादा के कारनामों पर गोशा निकालूंगा। काबिल मुबारकबाद है सगीर ये सब अफराहीम पॉइंट साहब, नोट कर एम हबीब खां साहब के अदबी कारनामों पर मुश्तमिल सीमा का खुसूसी गोशा निकालने जा रहे हैं। आपकी इस नेकनियती को सर सलाम। और खुशबख्ती के उनके साहबजादे से आज मुलाकात भी हुई। हमारे प्रोफेसर सर ने जो झारखंड से तशरीफ़ लाए हैं, बड़ी कीमती बात कही, वही मेरे सर एहसासात हैं। एब हबीब खां साहब जिस ज़माने में ये किताबें, इसको हम कह लें जैसे सुम्बुल निगार ने नोट्स टाइप की किताबें तरतीब दी, और मेरी भी तालीमी कैरियर में एम हबीब खां साहब की इन निगारिशात का बड़ा अहम रोल है। सर आपकी इस नियति को फिर से सलाम। बेहतरीन खराज अकीदत पेश करने आप जा रहे हैं एम हबीब खां साहब को। वाकई वो अजीम शख्सियत इसकी हकदार थी। अल्लाह पाक आपको उम्र नूह भी अता फरमाए, सेहत व आफियत से रखे, और सीमा की जुल्फ़ों को आप अदबी हवाले से यूं ही संवारते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं ये कह रहा था कि हमारे यहाँ अली भाई बड़ी खिदमत हैं हमारे बुजुर्गों की। अलीगढ़ में 50 साल से ज़्यादा मुझे हो गए, और जब मैं आया तो जो मंजर देखा, आपने देखा, वासे साहब को देखा। अगर हम ये बच्चा जिसका एडमिशन हुआ है, आया है अपने अम्मा अब्बा के साथ, हम इसको अगर वो मंजरनामा नहीं दे सके तो इस अलीगढ़ से क्या, बहुत अच्छे डिग्री कॉलेज है जहाँ दिन भर आप जाते हैं। अलीगढ़ की अहमियत वो है जो हमारे बुजुर्गों ने इसे अपने खून जिगर से सीखा। और उन बुजुर्गों में एक एम हबीब खान, 30 साल, 40 साल, 50 साल की उनकी खिदमत, या जैसे आप बैठे हैं खुदा बख्श लाइब्रेरी में आपकी खिदमत, या आबिद रजा बेदार इनकी खिदमत, और जो लोग तहकीक और तदवीन के काम करते थे। सिर्फ यही नहीं, हमने देखा है ये बुजुर्ग हमारा ये भी काम क्या करते थे कि जब हम तालिब इल्म की हैसियत से लाइब्रेरी में पहुंचते थे तो ये नहीं कि कह के जाएं कि जाइए किताब देख लीजिए जाए। अगर बच्चा परेशान हो रहा है, उसको नहीं मिल रही, तो उसको किताब देते थे या कहते थे क्लास करके आइए और फिर ले लीजिए। एक रिश्ता बनाया था उन्होंने बुजुर्ग का और अपने बच्चों का। बड़ी खिदमत है यहाँ के ऊपर। और आज हमारे ही बुजुर्ग दूर इलाकों में जाके कोई कॉलेज कायम कर रहे हैं, कोई खिदमत कर रहे हैं। अगर हम उन सबको नहीं याद करेंगे तो फिर किसको याद करेंगे। इसलिए ये मैं गोशे में कर रहा हूँ, और इसकी वजाहत मैंने इसलिए की कि ये इनके बेटे 3 साल से लगे हुए हैं कि कोई कुछ करे, नहीं हो सका तो फिर मैंने इसमें अपने, हमारे मज़ामीन तमाम पूरे हैं लेकिन उसमें 4 चांद लगेगा अख्तरुल वासी साहब से, क्योंकि हम इन लोगों को अपने दौरे तालिब इल्मी से जानते हैं। ये हमारे लीडर है। जब हमारे लीडर, तो ये कैसे मालूम होगा इस बच्चे का जिसका अभी एडमिशन हुआ है, उसके अम्मा अब्बा बैठे हुए हैं, कि ये अलीगढ़ कैसा था। और अलीगढ़ के ऊपर यूरोप में बैठा हुआ, अमेरिका में, कनाडा में बैठा हुआ बड़े से बड़े ओहदे पर, वो क्यों अलीगढ़ को याद करता है, उसके चप्पे चप्पे को याद करता है।
इस लिहाज से मैं चाहता हूँ कि खामोशी से बड़े सुकून से खिदमत करने वाले शख्स को हम करते रहे। तो मैं अब अख्तरुल वासे साहब से दरख्वास्त करने से पहले मोहतरमा आसिफ इजहार साहिबा से, जो बेहतरीन शायरा हैं, जिनके कई शेरी मजमूए आ चुके हैं, अलीगेरियन है, और हम लोग नाज करते हैं कि कोई उनका एक कलाम सुन ले, फिर हम जहमत देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फजल के चंद अशआर मैं पेश कर रही हूँ। गर दिल है परेशान उठा अपना कलम लिख, गर दिल है परेशान उठा अपना कलम लिख, उलझन में है घर जा उठा अपना कलम। और हाँ कह के हर एक बात पे गर्दन न झुकाना, हाँ कह के हर एक बात पे गर्दन न झुकाना, और सच्चाई को पहचान उठा। और शेर अर्ज कर रही हूं कि हर समत सजा रखा है बाजार सियासत, हर समत सजा रखा है बाजार सियासत, और बिकने लगा इंसान उठा अपना कलम। और मसरूफ है सब दीन और धर्म फितना गरी, मसरूफ है सब दीन और धर्म फितना गरी में, और खतरे में है अमान उठा। और अपने जो कभी थे हमें गर्दिश में देखकर, अपने जो कभी थे हमें गर्दिश में देखकर सब बन गए अनजान उठा। और शेर देखिएगा कि दम तोड़ते जलते वो फलस्तीन के बच्चे, दम तोड़ते जलते वो फलस्तीन के बच्चे, और थे अपनों का अरमान उठा अपना कलम। तोड़े न मेरे वास्ते वो चांद सितारे, तोड़े न मेरे वास्ते वो चांद सितारे, और भरती हुआ बुढ़ा उठा। और मकसद है कि तहरीर के आसिफ वो उतर जाए दिलों में, तहरीर के आसिफ वो उतर जाए दिलों में, कर ऐसा कुछ बयान उठा। और गर दिल है परेशान उठा अपना कलम लिख, और उलझन में है गर्जान उठा। अब आप इसे रिकॉर्ड नहीं करना, ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ प्रोफेसर अफसर कि वो सदारती कलमात के साथ कुछ अगर काबिल सद एहतराम सगीर इब्राहिम साहब, बुजुर्गों और दोस्तों, ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है और सआदत की कि मुझे इस बज़्म में शिरकत का मौका मिला। सीमा और सगीर इब्राहिम का मामला ये है कि ये बुनियादी तौर पे मैं ये कह सकता हूँ कि इनका मेरा रिश्ता बहुत कदीम है, बहुत पुराना है, और वजह ये है कि इनका पेशा और मेरा पेशा एक रहा है, और अक्सर लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं वो इस पेशगी का शिकार है। जी जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है, हम अलीगढ़ में जो कुछ हैं और दुनिया में जो कुछ हैं उसकी वजह अलीगढ़ है। सर सैयद ने अलीगढ़ की बुनियाद सिर्फ एक कॉलेज की नहीं रखी, जिसका मकसद सिर्फ तालीम नहीं था, बल्कि तालीम, तरबियत और तहजीब तीनों की यकजाई जो थी वो सर सैयद को मकसूद थी, और सर सैयद ने उसका एहतमाम किया था। सर सैयद का मामला ये है कि उन्होंने कुछ बातें ऐसी कहीं कि अगर हमने उन पर तवज्जो दी होती तो शायद वो परेशानियां और वो मसाइल और मसाइब हमारे हिस्से में नहीं आते जिनका आज भी हम शिकार हैं। सर सैयद ने कहा था कि कुरान खुदा का कौल है
اور کائنات یا فطرت جو ہے وہ خدا کا فعل ہے اور خدا کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں ہوتا. ہم نے اگر سمجھ لیا ہوتا تو سائنس اور مذہب کی دوری کو ہم شاید ایک دوسرے سے اس قدر کہ ہم نہیں دیکھ پاتے جیسا کہ آج دیکھ رہے ہیں اور اس کے نتائج کو ہم بھگت رہے ہیں. سر سید نے ایک بات اور کہی تھی جو بعض لوگوں کے نزدیک صحیح نہ ہو لیکن میں اسے صحیح مانتا ہوں. انہوں نے پٹنہ میں ایک بات کہی تھی اور کہا تھا کہ اگر دنیا چلی جائے دین چلا جائے تو دنیا باقی رہ جاتی ہے لیکن دنیا چلی جائے تو دین بھی غارت ہو جاتا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تیسری بات جو ہے مجھے علی گڑھ کے سلسلے میں وہ یہ عرض کرنی ہے کہ علی گڑھ غریب پرور ادارہ ہے. اس نے میرے جیسے طالب علم کو جس کا باپ بھی چپراسی تھا جس کا دادا بھی چپراسی اسے اس قابل بنایا کہ وہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور بات کر رہا ہے اور علی گڑھ کی خدمات کا اعتراف کر رہا ہے. دوسری بات جو مجھے حبیب صاحب کے بارے میں عرض کرنی ہے، حبیب صاحب سے میرا رشتہ بہت قدیم ہے، بہت پرانا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ بھی علی گڑھ شہر کے رہنے والے تھے اور میں بھی علی گڑھ شہر کا رہنے والا. ہم کٹ پلے کے اس پار ہماری بھی بستی تھی ان کی بستی بھی تھی، اس لیے کوئی ایسی فرق کی بات نہیں ہے. دوسرے شمشاد مارکیٹ میں سلطان جہاں مندل میں جہاں انجمن ترقی اردو ہند کا دفتر تھا، قاضی عبدالغفار اس کے جنرل سیکریٹری ہوا کرتے تھے. بعد میں سرور صاحب اس کے جنرل سیکریٹری ہوئے. سرور صاحب جب باہر چلے گئے کچھ دنوں کے لیے تو مسعود حسین خان نے ذمہ داری سنبھالی. تو وہ بنیادی طور پہ ہمارے سامنے زمانہ ہے خیر بہوروی کا اور حبیب صاحب کا. حبیب صاحب بنیادی طور پہ صرف زبان اور ادب کے چاکر نہیں بلکہ انہوں نے ہم سب کو کے شعور کی تشکیل میں نمایاں رول ادا کیا ہے. جو کتابیں یہاں پیش کی گئی ہیں مجھے ان میں سے 3 کتابوں کے بارے میں مجھے اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں لگتا اور کوئی تکلف نہیں ہے کہ جامعہ اردو کے امتحانات دینے میں ابن فرید اور ایم حبیب خان کے احسانات سے میں سر نہیں اٹھا سکتا. اس لیے کہ ابن فرید کی ادارت میں شائع ہونے والے ادیب کے شمارے بڑی اہمیت کے حامل تھے اور حبیب صاحب کی لکھی ہوئی جو کتابیں ہیں انہوں نے جو میر سے لے کے اور غالب تک اور دوسرے فراق سے ساحر سے حسرت سے لے کے فراق تک اور دوسرے انہوں نے کام کیے وہ ان سب سے ہم نے فائدہ اٹھایا اور پوری طرح سے امتحان دینے میں اور کامیاب ہونے میں ان کا بڑا رول رہا ہے. حبیب صاحب بنیادی طور پہ اردو کے شیدائی اور اردو کے عاشق صادق، یہ مجھے کہنے میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی تکلف نہیں ہے. جب اردو کہ ہمیں انجمن ترقی اردو جو تھی ذاکر صاحب کے بعد تقریباً زیدی صاحب کے زمانے میں آخری زمانے میں چلی گئی شمشاد مارکیٹ سے دہلی کے لیے، ایک دفعہ پھر اپنے مرجع کی طرف واقف وہ اس کا رخ ہوا تو ہم سب جانتے ہیں کہ حبیب صاحب نے جامعہ اردو کو انجمن ترقی اردو ہند کو چھوڑا نہیں بلکہ اس کے اسسٹنٹ سیکریٹری کے طور پہ بھی انہوں نے ذمہ داریاں انجام دی اور لائبریری کو سنبھالا اور اس کو بڑی اہمیت دی اور اہمیت کا قابل بنایا. اور وہ انجمن ترقی اردو ہند کی لائبریری وہ لائبریری تھی جس سے صرف ہم نے نہیں یہاں پہ بلکہ ہندوستان بھر کے لوگوں نے فائدہ اٹھایا. یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. حبیب صاحب کے سلسلے میں جو سیما کا گوشہ نکالنے کا صغیر ابراہیم نے اعلان کیا ہے میں اس کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ اسی طرح سے گوشے نکالتے رہیں گے اور لوگوں کو یاد دلاتے رہیں گے کہ ایک ایسے دور میں جب کہ ادب تجارت کی طرف گامزن ہے ہم بنیادی طور پہ
अदब को तिजारत नहीं बनने देंगे, इस बात का ऐलान भी है। और ये हमारी सीमा भी है, ये हमारी सीमा भी है, और सीमा के जरिए ये काम करना जो है बड़ी बात है। इसके लिए मैं सगीर इब्राहिम को मुबारकबाद देता हूँ। सगीर इब्राहिम ने लोग नौकरी करते हैं, पैसे कमाते हैं, लोग इसलिए कमाते हैं कि वो ज़मीनें खरीदें, घर बनाएं, घरों को किराए पे उठाएं, किरायों से तिजारत करें। लेकिन सगीर इब्राहिम ने ये अपना घर बनाने के बजाय के साथ ही साथ एक तरह से ये इदारा सीमा की याद में कायम किया, रिसाला निकाला। माफ कीजिएगा, मर्दों ने अपनी महबूबा की याद में ताजमहल तामीर किया है, सगीर ने सीमा की याद में सीमा निकाल के एक तरह से फिर याद किया है। याद रखिए, ताज जो है वो एक दिन अपनी खूबसूरती खो सकता है, लेकिन सीमा की याद में निकलने वाले शुमारे जो हैं वो हमारे ज़हन ज़मीर की आवाज़ बन के हमेशा जिंदा रहेंगे और उनकी अहमियत रहेगी। मैं इसके लिए इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। जहाँ तक सवाल है उर्दू का, सिर्फ एक बात आपसे अर्ज करूंगा, लिखे छपे हुए हर्फ की हुर्मत कहीं खोने वाली नहीं है, इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। लाख सोशल साइट्स जो हैं उनका जोर हो, जो कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी जगह ये नहीं भूलना चाहिए कि उर्दू ज़बान अगर जिंदा रहेगी तो अपने रस्म खत के साथ जिंदा रहेगी, वरना जिंदा नहीं रहेगी। उर्दू के सिलसिले में जो लोग के शिकवा करते हैं सरकारों से, मैं सिर्फ एक बात उनसे अर्ज करना चाहता हूँ, सरकारें कभी ज़बानों की सरपरस्ती करके उन्हें जिंदा नहीं रख सकती हैं। अगर ऐसा होता तो इस मुल्क में संस्कृत का बोलबाला होना चाहिए। ये हमें नहीं भूलना चाहिए, इसका एतराफ़ करना चाहिए, क्योंकि हमें इन चीज़ों से परहेज नहीं करना चाहिए। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि राष्ट्रीय सहारा हिंदी जो है, वो उर्दू जो है, वो निकालने वाला एक ऐसा शख्स है जिसकी न तहजीबी ज़बान उर्दू है, न मजहबी ज़बान उर्दू है, और ना उसकी क्या में कोई ज़बान का रिश्ता उससे उस तरह का है जैसा होना चाहिए हमारा और आपका। बुनियादी तौर पे उर्दू के वो तमाम रिसाले जो बंद होते जा रहे हैं, वो बुनियादी तौर पे सबाब दारैन वालों के हैं, लेकिन वो लोग जो कि उर्दू के नाम पे तिजारत कर रहे हैं, आज भी उर्दू को वो जिंदा रखे हुए हैं और आगे बढ़ा रहे हैं। हमें उनसे सबक लेना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। उर्दू ऐसी बात नहीं है कि उर्दू ज़बान के बारे में कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब उर्दू इसलिए नहीं पढ़ाते कि नौकरी नहीं मिलेगी। मुझे कौन सा सब्जेक्ट ऐसा नज़र आता है जिसके बारे में ये कहा जाए कि उसके तमाम लोग फारिगीन जो हैं उन्हें नौकरियां मिल जाती हैं। उर्दू ज़बान का ताल्लुक जो है वो बुनियादी तौर पे मैदे से नहीं, दिल से होना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि 4 चीज़ों का ताल्लुक मैदे से नहीं, दिल से होना चाहिए। एक माँ, एक मजहब, एक मुल्क और एक मादरी ज़बान। उर्दू का मामला भी यही है कि हमें उर्दू के सिलसिले में ये काम करना चाहिए। मैं एक दफ़ा फिर सगीर इब्राहिम का शुक्रगुज़ार हूँ और मैं इनसे वादा करता हूँ कि इनके इस वेंचर के लिए जो कि इन्होंने सीमा की याद में शुरू किया है, यहाँ पर मैं अपनी किताबें इनको डोनेट करूँगा इंशाअल्लाह और इनको पहुँचाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी इनायत। अगर हम बहुत पहले आपको बता देते, इस वक्त मैं प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, पद्मश्री, एक्स वाइस चांसलर, ये सब कहते नहीं, वो ये कल भी हमारे लीडर थे और आज भी हम सबके लीडर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर आपकी एक इमेज है, आपकी एक पर्सनालिटी है और आपकी एक एक लफ्ज को रिकॉर्ड। तब हमने दरखास्त की थी कि आप आइए और अख्तरुल वासे साहब अगर आ गए तो जरा सी भी गुफ्तगू हमारे लिए शुमारे की शान। बहुत अच्छी गुफ्तगू, बहुत अच्छा हो गया, मैं खुश हो गया, शुमारा भी निकल आएगा। अब मैं अपने इस खयाबान अदब और सीमा के सरपरस्त और मेरे दोस्त
प्रोफेसर अब्दुल अलीम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि सबका शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल मोहतरम प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, मैं किस तरह से आपके मतलब शुक्रिया मतलब कहूँ, अभी मुझे एक संस्मरण हिंदी में कहते हैं, मैंने अभी सुनाया आपकी शख्सियत पर। मैं जब हाई स्कूल में था और फजल रहमान गिन्नौरी साहब, प्रोफेसर फजल रहमान गिन्नौरी साहब जो खैरोजी में थे, मेरे अजीज अंजुमन आपा के भाई, आप उनके साथ तालिब इल्म थे उस जमाने में, और मैं शायद 9th या 10th में होऊंगा। गुन्नौर में एक सीरतुल नबी पर जलसा हुआ था, वो आपकी तकरीर मुझे आज तक जहन में है, और मैं अख्तरुल भाई वासे भाई को उसी हैसियत से, बड़ा नाम है ज़ाहिर है उर्दू अदब में और इस्लामिक हिस्ट्री में, और अभी आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट जो दिया, मैं उसमें जा नहीं पाया, IUS का मेंबर भी हूँ, तो माशाल्लाह बड़ी खिदमत। और आज जब आपने बताया कि अख्तरुल वासे साहब तशरीफ ला रहे हैं, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब बड़े भाई कहिए, सरपरस्त कहिए, और एक कहना चाहिए एक अंजुमन है अपने में। आप जिस मौजू पर कहिए, लोगों को बोलना सिखाया, जिसे कहते हैं ना, अगर आपको तरबियत लेनी हो तकरीर की और किस तरह से मंच पर बोला जाता है, तो आप अख्तरुल वासे साहब से तरबियत करा सकते हैं। और हमारे भाई जमशेदपुर से आए, उन्होंने रांची से आए और जमशेद साहब नाम है। मैं अख्तरुल वासे भाई पर तो बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मैंने पढ़ा भी है इनके बारे में और सुनता रहता हूँ। तो मेरी तबीयत इतनी खुश थी जब आपने बताया, मुझे काम भी था, मैंने कहा मैं काम छोड़ूंगा, मगर इनकी तकरीर सुनना, मैंने बताया ना आज से 50 साल पहले मैंने सुनी थी, 50 साल नहीं सही तो 48 साल हो गए जब मैं अलीगढ़ नहीं आया था, 77 ये 72 की बात है, शायद 73 या 74 की। और युवा जब ये शायद MTH के स्टूडेंट थे, अपने उस्ताद के साथ गए थे, वो भी मरहूम हो गए जो आपके उस्ताद थे मेरे अजीज प्रोफेसर फजल रहमान गिन्नौरी साहब। तो मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं, बस यही है कि आप सरपरस्ती फरमाते रहें और ख़याबान अदब को जिस तरह से सगीर फराहिम साहब चला रहे हैं। वाकई आज M हबीब साहब के नाम से जब आपने शुमारे की बात की या गोशवारे की बात की, ये आपने बहुत सही फरमाया सदर मोहतरम ने कि अदब उर्दू तिजारत बन गई हो, उस दौर में अदब की खिदमत कर रहा हो बेलोस, और अपनी जात से कहीं से कोई ग्रांट नहीं लेते। अख्तरुल वासे साहब, सीमा भाभी की याद में, मैं सीमा भाभी से भी ताल्लुक तब से रहा जब वो जॉब में भी शायद नहीं आई थी, और MA हिंदी, और उन्हें बड़ा शौक था उर्दू हिंदी लिटरेचर से, और काम भी किया हिंदी पर, उन्होंने बड़ा काम किया जो हिंदी वाले नहीं कर सकते, वो उन्होंने ट्रांसलेशन हिंदी में किया। तो मैं ऐसे सगीर फराहिम साहब को और उन भाभी सीमा साहिबा की सदा करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके मर्तबात और जो उनका काम था, मिशन था, इन्होंने कितनी बड़ी चीज को, आपने सही कहा, लोग बनाते हैं, बिजनेस करते हैं, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को उन्होंने ख़याबान अदब के लिए बाकायदा और अपने को भी वक्त कर रखा है। सबसे बड़ी बात यह है, बच्चों को भी, मतलब पूरी टीम जो है ख़याबान अदब उर्दू की खिदमत कर रही है। और जब ये बुलाते हैं तो लगता है कि भाई मौका दिया आपने कम से कम सुनने का, और अगर ये ना बनाया होता अख्तरुल वासे साहब को इतने करीब से बात करने का और इतना सुनने का, और आपको जमशेद भाई और भी, और ये नए लोगों को बड़ा मौका दे रहे हैं, ये है सही मानों में। एक तो मैं ज़ुल्लुर रहमान साहब, हकीम ज़ुल्लुर रहमान साहब, उनकी कदर करता हूँ कि उन्होंने पूरे अपने अकेडमी बनाकर अपने को वक्त कर दिया, बहुत मोहब्बत करते हैं हमसे भी बेइंतहा। और एक दूसरा नाम अलीगढ़ में, या तो मैं हयात मियाँ की इज्जत करता था, मुजम्मिल साहब के बेटे, मैं हमारे सदर थे दीनी तालीम काउंसिल से, बड़ी मोहब्बत करते थे हमसे, हम भी स्कूलों में पूरे गांव सर्वे करना तो बड़ी मोहब्बत किया करते थे, वो मुखलिस आदमी। या मुझे तीसरे जो लगे अलीगढ़ में, मतलब उस तरह से, वो सगीर फराहिम साहब उर्दू अदब में, वरना उर्दू तिजारत, ये अदब तिजारत बन गई हो। तो खार साहब भी उसी तरह से, मैंने कहा कि मैं आपके साथ कदम ब कदम जो भी कहेंगे, जिस तरह से भी कहेंगे इंशाल्लाह। जो अख्तरुल वासे साहब ने मुल्क के बारे में 4 चीजें, हम भी यही कहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए जो तिजारत कर रहे हैं, देखिए जोड़ना तो होगा आपको, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं भी यही कहता हूँ, जो ये सारे सवाब और इस तरह, उससे आपको हटके आगे बढ़ना होगा, और तभी आप उर्दू की कुछ खिदमत कर सकते हैं, अदब की खिदमत कर सकते हैं। मैं भी हिंदी में होते हुए मैं बोर्डो का डायरेक्टर हो गया हूँ, तो कुछ किया मैंने, बोर्डो के लिए कुछ किया दिल्ली में, मैं भी 1-2 दिन वहां जाकर बैठता हूँ। तो कहना चाहिए कि आप अगर कुछ करेंगे तो दूसरे लोग आपकी इज्जत करते हैं। अब्दुल भाई मुझे जबरदस्ती राजघाट पर डायरेक्टर बना दिया,
लोग तो दौड़ते हैं पीछे पीछे, मगर आप कुछ कीजिए तो कुछ मिलेगा। तो वही चीज अख्तरुल वासी साहब को मैंने एक छोटा सा वो दिया सेमिनार के लिए, मैंने कहा ये प्रपोजल है दे रहे हैं, तो साहब इस शख्स ने उसी वक्त फाइनल करके 2 घंटे में मुझे फोन किया कि भाई वो मैंने देख लिया आपका ये प्रपोजल है। तो ये आदमी के लिए क्या इंसान है, या मतलब एक मिशन है पूरा, मतलब दूसरों के काम भी आना और दूसरों से काम भी ले लेना। पब्लिकेशन का तो इन्हें बहुत अच्छा तजुर्बा है, सही फरमाया 50 साल से। अल्लाह ताला आपको और बड़ी उम्र दे और इसी तरह से आप अदब की खिदमत करते रहें, और अख्तरुल भाई जैसे लोगों को, जमशेद साहब जैसे लोगों को, और हम जैसे हाँ सरपरस्त, जैसे मैंने बताया कि आपकी तो सरपरस्ती बड़ा नाम है हिंदुस्तान का। अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह से सेहतयाब रखे, और सगीर फराहिम साहब को, और आप सबका जो आप फोन करके, फाजली साहब हैं देखिए स्ट्रक्चर इंजीनियर आर्किटेक्ट के हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, बड़े आदमी हैं, मगर देखिए अदब से शौक है इन्हें, उन्हें भी जोड़ लिया आपने, आपको भी, बाजी को भी जोड़ लिया, नए लोगों को भी जोड़ लिया। तो देखिए अरशद जमाली साहब को भी जोड़ लिया, वो जैसे को हिंदी वाले को उर्दू में जोड़ लिया। तो और आप आए रांची से, तो आप सगीर साहब आपका है असल शुक्रिया। तो बाकी बाद में इजहार भाई आपका और हम सबका कि हम लोग आ जाते हैं, इन मौका तो ये दे रहे हैं ना, देखिए बैठने का भी एसी चलाकर, सब नाश्ता पानी कुछ नहीं, किसी से लेना नहीं है, सिर्फ देना है। क्या है? उर्दू की खिदमत, जज्बा है उर्दू की खिदमत। अल्लाह ताला आपको दायम कायम रखे, और अख्तर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी इस आलिमाना इस जो आपने तकरीर की है, बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद भाई आपका भी, और एम हबीब साहब के जो बेटे हैं उनका भी, ये भी उर्दू की बड़ी खिदमत कर रहे हैं, चैनल चला रहे हैं साहब उर्दू का। इस दौर में लोग पैसा कमा रहे हैं, ये उर्दू के नाम पर, उर्दू अदब, ये पूरा चैनल चला रहे हैं इसी तरह से सगीर साहब के साथ रहकर। अल्लाह ताला आपको भी इसी तरह का जज्बा कायम रखे और आप दायम कायम रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी। बहुत शुक्रिया अलीम भाई।